हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट सी पढ़ेंगे। और इसको मैंने पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी में इसलिए डिवाइड किया बेटा, ताकि जब कभी भी आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़नी हो तो आप डायरेक्टली पार्ट मतलब लेक्चर नंबर 6 पर पहुंचे और आपको पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी आपको पढ़ना हो। ठीक बच्चों, चलिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, और उसके बाद हम लोग इसका पार्ट सी पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम इजी है बेटा, और बहुत इत्मीनान से हम लोग समझेंगे। और देखना, अब आज हम लोग को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग एक पूरी कहानी जान पाएंगे कि किस तरीके से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद किस तरीके से हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिएक्ट करती है। आज आपको ये इन सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए। तो लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ने लास्ट क्लास में बेटा लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ रखा था। ये अपने को बहुत अच्छे से पता था कि बी लिम्फोसाइट क्या होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट से कौन कौन से टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट से कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक बच्चों, फिर हमने क्या बात किया था, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल्स के बारे में। टी हेल्पर सेल को हमने CD4 लिम्फोसाइट बोला था, टी किलर सेल को हमने CD8 लिम्फोसाइट को बोला था। क्यों बोला था, इन सारी चीजों की जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दी थी। फिर हमने क्या देखा था बेटा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जहां पर लिम्फोसाइट्स का क्या हो, या तो मैचुरेशन हो या ओरिजिन हो या दोनों हो। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बेटा हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक होता है बोन मैरो और दूसरा क्या होता है बेटा आपका थाइमस। ठीक बच्चे, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे बेटा आगे, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन की बात करूं बेटा, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, फिर आपका क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, पेयर्स पैचेस होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, माल्ट होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। तो बहुत सारा होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बच्चों, फिर हम लोग आगे गए थे और हमने क्या देखा था कि प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था। लेकिन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस को हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, और हमने ये देखा था कि जब कोई एक्स एंटीजन हमारी उसमें बॉडी में एंटर करता है तो कुछ इस तरीके से रिएक्ट होती है, और फिर अगर सेम एंटीजन हमारी बॉडी में फिर से वापस आता है तो बहुत एक्सेलरेटेड रिस्पांस देखने को मिलता है। और अगर इसी चीज को अगर मैं और आगे बढ़ाना चाहूं, अब अगर मान लीजिए कोई अगर वाई एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा बेटा, ठीक है, तो ये डिफरेंट है, तो इसके लिए ये क्या होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होगा। और प्राइमरी इम्यून रिस्पांस को अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो कुछ देर के बाद सेम ऐसा ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो समझ में आ गई बात। तो कुछ इसी तरीके से वापस से भी फिर क्या होगा, अगर सेम वाई एंटीजन वापस आता है तो फिर से कुछ इस तरीके का रिस्पांस होगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस किसके लिए बेटा, एक्स एंटीजन के लिए, और वाई एंटीजन के लिए ये ग्राफ अलग देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो इसको हम लोग देख लिए थे, और उसके बाद फिर हम लोग ने आपकी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस देख ली थी जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब इस पूरी लाइन को समझने के लिए बेटा अब हम लोग एक नई कहानी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं वापस से पैथोजन के। एकदम इत्मीनान से देखेंगे बेटा, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करते हैं बेटा पैथोजन की, पैथोजन, और मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि पैथोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिजीज कॉजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ये हो गए इसके बेटा फ्लैजिला वगैरह। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। ठीक, और उसके बाद ये इसके ऊपर क्या होंगे बेटा, इसके ऊपर
एंटीजेंस होंगे। एंटीजन क्या सब्सटेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक बच्चे, तो मैं वापस से यहां पर लिख रहा हूं, अगर मैं एंटीजन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? एंटीजन की बात करता हूं। तो एंटीजन क्या होता है? मैंने आपको बताया था बेटा, एंटीजेंस आर दो सब्सटेंसेस which enters in the body and can stimulate the production of antibody in the body। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये हमारी बॉडी में पहुंचकर, ये हमारी बॉडी में पहुंचकर स्टिमुलेट करेंगे किसके प्रोडक्शन को? एंटीबॉडी को। लेकिन उससे पहले कितनी कहानी हमको देखने को मिलेगी, ये हम बाद में, अभी बाद मतलब अभी देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। अब एंटीजन कैसे कैसे केमिकल हैं बेटा? अगर हम बात करते हैं एंटीजन में केमिकल की, तो इसके ये जो केमिकल होते हैं बेटा, इनकी जो सरफेस केमिस्ट्री होती, मतलब कि ये इनकी जो केमिस्ट्री होती है वो होस्ट बॉडी टिश्यू से क्या होती है? डिफरेंट होती है। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? केमिस्ट्री जो होगी इसकी डिफरेंट होगी, डिफरेंट फ्रॉम होस्ट बॉडी टिश्यू। और तभी तो बेटा ना, तभी तो एंटीजन एक फॉरेन सॉरी बच्चों, सॉरी। ठीक, एक मिनट। चलिए, तो मैंने क्या बोला बेटा कि इसकी जो केमिस्ट्री होगी, इस एंटीजन की जो केमिस्ट्री होगी, ये जो केमिकल है इसकी जो केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम होस्ट बॉडी टिश्यू। इसका मतलब क्या है कि ऐसा केमिकल हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं होगा, तभी तो हमारी बॉडी उस केमिकल को एक ऐसे फॉरेन समझेगी और फिर उसके खिलाफ क्या करेगी बेटा? रिएक्ट करेगी। ठीक है, और याद रखिएगा, मैंने ये बात पहले भी आपको बता रखी है कि जो एंटीजन होता है वो या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। मैंने वापस से मैं लिख देता हूं, लेकिन इन चीजों को मैं पहले भी बेटा बता चुका हूं कि एंटीजन या तो कार्ब हो सकता है या वो प्रोटीन हो सकता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने पहले से ही चर्चा कर रखी है। अब मान लीजिए ये जो पैथोजन है ये हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जो पैथोजन है बेटा ये हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आगे बात समझ में? तो मुझे जब ये हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा बेटा, तो हमें बहुत सारे इसको बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। इसको बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। पहले इसको एनाटॉमिकल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, एनाटॉमिकल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद इसको क्रॉस करना पड़ेगा दूसरे बैरियर को, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। बेटा क्या बोला मैंने? फिजियोलॉजिकल बैरियर। और इसके बाद इसको बेटा सामना किससे होगा आपका? बताइए, बताइए किससे सामना होगा आपका? ये क्या है? सेलुलर बैरियर। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है, तो इतने बैरियर को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। सेलुलर बैरियर में अभी क्या होगा, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सर क्या इसको क्रॉस कर देगा? अरे बेटा मुझे एक बात बताइए आप, कि अगर फुटबॉल का मैच चल रहा है तो उसमें गोलकीपर तो है, तो गोलकीपर होने का मतलब ये थोड़ी है बेटा कि इसमें गोल नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बैरियर हैं, लेकिन वो एक हद तक ही पैथोजन की एंट्री को रोक पाएंगे। अगर वो पैथोजन बहुत ज्यादा वायरुलेंट है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, मतलब कि वो अलग तरीके का है, तो वो हमारी बॉडी में बहुत इत्मीनान से एंटर कर सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अब अगर हम बात करते हैं, सुनते रहना बिल्कुल, देखो किस तरीके से हम पैथोजन को क्या क्या सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर गया। ठीक है, अब ये इंटरैक्ट करेगा, अब ये इंटरैक्ट करेगा, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। अब ये इंटरैक्ट करेगा सेलुलर बैरियर से, इंटरैक्ट करेगा सेलुलर बैरियर से। ठीक है, और सेलुलर बैरियर में मैंने आपको बताया था
कि 2 सेल्स थी बेटा, बताइए, अभी हम नेचुरल किलर सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। 2 सेल्स थी, एक को मैंने बोला था, बोलो बोलो, एक को मैंने बोला था मोनोसाइट, बिल्कुल सही बात बेटा, एंड एक क्या थी बेटा आपकी न्यूट्रोफिल। अब देखो मैं किस तरीके से आगे बात समझ में, ये ब्लड में थी, ठीक है। अब ये मोनोसाइट निकल के कहां पर आ जाएगी, मोनोसाइट निकल के कहां पर आ जाएगी बेटा, इंटरस्टिशियम में, और ये क्या बन जाएगी, मैक्रोफेज। आ गई बात समझ में। और ये भी निकल के बाहर आ जाएगी, लेकिन ये तो पहले से ही डिफरेंशिएटेड है, लेकिन मोनोसाइट डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेज, और ये भी निकल के बाहर आ गई न्यूट्रोफिल। तो ये पहले के पॉइंट थे जो मैंने आपको यहां पर मैंने क्या किया बेटा, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे बताइए कि इस दौरान क्या हुआ था, इन्फ्लामेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। देखो मैंने इन्फ्लामेशन को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस दौरान क्या हुआ था बेटा, इन्फ्लामेशन हुआ था। आ गई बात समझ में। अब देखो एकदम इजी, देखो एकदम लप्पू है, देखो पूरी कहानी आज आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कहां पर आ गए बेटा, अब इंटरस्टिशियम में आ गए। अब इंटरस्टिशियम से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज, और लिम्फेटिक कैपिलरीज किसमें ड्रेन हो जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स में, और फिर ये कहां पहुंच जाएंगे, लिम्फ नोड्स में, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताइए कि जब मैंने आपको फैगोसाइटोसिस पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों क्या करेंगे बेटा, आपका दोनों करेंगी आपका फैगोसाइटोसिस। बस सुनते रहना, देखो बेटा पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस, यहां तक देखो हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। ये जो पैथोजन जो एंटर किया है, अब इसका क्या हो गया बेटा, फैगोसाइटोसिस हो गया। अब फैगोसाइटोसिस हो गया, तो अब मैक्रोफेज जो थी वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर रही थी, और इस पैथोजन को मार के इसके एंटीजन को अपने सरफेस पर रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं बेटा मैक्रोफेज की, मान लो हम किसकी बात कर लिए, मैक्रोफेज की, तो ये हो गई आपकी मैक्रोफेज, और ये हो गई आपकी न्यूट्रोफिल, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए, और मैक्रोफेज का जो न्यूक्लियस था वो कैसा था, किडनी शेप था बेटा, ठीक है। तो ये मैंने किडनी शेप न्यूक्लियस बना दिया। अब आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस कैसा था आपका, मल्टीलोब था, ठीक। और क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट थी, तो इसमें ग्रेन्यूल्स भी होंगे। ये लो, ये देखो ग्रेन्युलोसाइट थी, देखो मैंने ग्रेन्यूल्स बना दिया। इसमें ब्लू और रेड कलर दोनों के ग्रेन्यूल होते हैं। ये सारी चीजें देखो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो ये आपकी न्यूट्रोफिल हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज में क्या होते हैं बेटा आपके, बताइए बताइए क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं बेटा आपके, ये क्या है, लाइसोसोम्स। ये ग्रेन्यूल्स नहीं है बेटा, ये क्या है बच्चे आपको, लाइसोसोम। तो इन दोनों चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। अब मुझे बताइए कि जब ये आगे जाएंगे तो ये मैक्रोफेज किसकी तरह काम करेगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करेंगे। अब देखो दिक्कत क्या आती है, फैगोसाइटोसिस करने के बाद, सुनना पूरी बात मेरे ध्यान, कोई भी लिम्फो, अगर मैं बी और टी लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूं, टी लिम्फोसाइट पैथोजन से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है, मतलब डायरेक्टली उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। और बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट तो कर लेती है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इनएडेक्वेट होगा, मतलब किसी काम का, मतलब रिस्पॉन्स करेगी ही नहीं। पहचान तो लिया, देख तो लिया कि ये हमारा एनिमी है, लेकिन हम उसके खिलाफ या उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे, उसको मारने का काम नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। और इसीलिए बीच में कौन आ रहा है आपका, ये न्यूट्रोफिल एंड
न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ये किस तरीके से, अब याद देखो, इसके आगे की कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी बेटा, कि इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी अब हम लोग पूरा पूरा कहां पढ़ेंगे बेटा? लिम्फ नोड में। कहां पढ़ेंगे? लिम्फ नोड में। ये देखो, तो अब इसके बाद की कहानी ये कहां पर हुई थी? इससे पहले की कहानी, ये पूरा कहानी कहां पर हुआ था? ये जो पहले की कहानी हुई थी ये इंटरस्टिशियम में हुई थी। मैं इसको लिख देता हूं, ये पूरे पहले की कहानी कहां पर हुई बेटा? ये सारा कहानी कहां पर हुआ है आपका? इंटरस्टिशियम में हुआ है, इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम में। और आगे की कहानी कहां पर होने वाली है आपकी? लिम्फ नोड में होने वाली है। आगे ये क्रॉस करके कहां पहुंचेंगे बेटा? लिम्फ नोड में। अब जो भी बताऊंगा वो कहां पर बताऊंगा बेटा? आपका लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड, जिसको आप स्प्लीन वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स कहां पर एंटर करने वाली हैं? लिम्फ नोड में। याद करो मैंने बताया था कि जो आपकी मैक्रोफेजेस होती है वो पैथोजन को मारकर उसके एंटीजन को सरफेस पर रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स होंगी वो पैथोजन को मारकर एंटीजन को इंटरस्टिशियम में लिबरेट कर देंगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं। फिर से देखो इधर, तो अब ये आपकी आ गई बेटा, ये था आपका मैक्रोफेज और ये था आपका न्यूट्रोफिल। इन्होंने फैगोसाइटोसिस किया, इन्होंने फैगोसाइटोसिस किया, बिल्कुल किया। ये आपकी क्या हो गई? मैक्रोफेज हो गई। और ये क्या हो गया आपका? न्यूट्रोफिल हो गया। ठीक, ये न्यूट्रोफिल हो गया बेटा। ठीक, अब मुझे बताइए, को भी थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक, चलिए, और इसमें क्या था आपका? इसमें क्या थे आपके? ठीक, अब इन्होंने फैगोसाइटोसिस के बाद, इन्होंने फैगो आफ्टर फैगोसाइटोसिस, ठीक है, नहीं नहीं यहां पे लिख देते हैं, हाँ, आफ्टर फैगोसाइटोसिस, इसको पीछे ले लेते हैं यहीं पे। ठीक है, इन्होंने यहां पर फैगोसाइटोसिस किया और फैगोसाइटोसिस के बाद एंटीजन को अपने सरफेस पर क्या किया बेटा? रिप्रेजेंट किया। अपने सरफेस पर क्या किया? रिप्रेजेंट किया। और जिस रिसेप्टर के थ्रू ये एंटीजन को अपने सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं बेटा MHC2। ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, किसका एंटीजन है बेटा? आपका, सिंपल सी बात है, जो पैथोजन एंटर किया था। आ गई बात समझ में? और इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने क्या बोला है बेटा? बताइए। MHC2, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC2। देखो आपके एनसीईआरटी में बेटा इतना रैंडम दे रखा है ये चैप्टर कि इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज वे में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा बाहर से जाना पड़ता है बेटा। MHC2, ठीक, आ गई बात समझ में? चलिए, अब क्या हुआ? लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल, इसने तो वो कर दिया, लेकिन न्यूट्रोफिल ने जितने भी आपके एंटीजेंस थे उसको अपने सरफेस पर रिप्रेजेंट ना करके उन सारे एंटीजन को, उन सारे एंटीजन को कहां पर लिबरेट किया था? इंटरस्टिशियम में। ठीक है, अब ये दोनों कहां पर पहुंचेंगे बेटा? कहां पर पहुंचेंगे? लिम्फ नोड में।
लिम्फ नोड में पहुंच गए। ये जो मैंने कहानी आपको बता रखी है बेटा लिम्फ नोड वाली, ये आगे ऐसे होगा वो बताया। लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, फैगोसाइटोसिस किया। और फैगोसाइटोसिस करने के बाद इन्होंने जो मैक्रोफेज ने उसने एंटीजन को अपने सरफेस पर रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ MHC2 रिसेप्टर, और इसने अपने सरफेस पर, न्यूट्रोफिल ने अपने सरफेस पर उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है बच्चों, रिप्रेजेंट नहीं किया है। क्या किया है, क्या किया है बताइए, इसने लिबरेट कर दिया एंटीजेंस को। अब कहां पर, कहां लिबरेट किया, आपका इंटरस्टिशियम में। आ गई बात समझ में। अब जब ये पहुंच जाएगी, जब ये पहुंच जाएगी बेटा सेल कहां पर, जब ये सेल पहुंचेगी ये दो सेल मैं बना रहा हूं बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है आपका मैक्रोफेज, ये है आपका मैक्रोफेज, जिसने अपने सरफेस पर, जिसने अपने सरफेस पर क्या रिप्रेजेंट कर रखा है बेटा, MHC2, MHC2 के माध्यम से एंटीजन। ठीक है, और ये हो गया आपका एंटीजन, ये क्या हो गया बेटा आपका एंटीजन। ठीक है, और यहां पर लिम्फ नोड में याद करो, जो जितने भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टी लिम्फोसाइट्स कहां पर मिलेंगी बेटा, उसको कहां पर मिलेंगी, कहां पर मिलेंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो ये सब लिम्फ नोड में पहुंचने वाले, लिम्फ नोड क्या आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो ये पहुंच गए। और यहां पर मिली है आपकी, यहां पर कौन मिला है बेटा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आपका टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट। समझ में आएगा बेटा अब आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये क्या है आपकी टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर क्या था बेटा, CD4, याद आ रहा है आपको, बिल्कुल। तो ये रिसेप्टर क्या हो गया आपका, CD4। देखो इंटरेक्शन हो गया, देखो इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। और ये कौन सा रिसेप्टर है आपका, CD4। और ये वाला कौन सा रिसेप्टर था बेटा आपका, MHC2। ये वाला कौन सा था आपका, MHC2। आ गई बच्चों बात समझ में, ठीक है। अब इंटरेक्शन हुआ किसका, किसका, मैक्रोफेज का, क्या किससे हुआ बेटा, नाइव टी सेल। नाइव टी सेल का मतलब होता है नई नवेली टी सेल, नाइव टी सेल, नाइव टी सेल से क्या क्या हुआ बेटा, मतलब कि ये जो, ये क्या है आपका, ये है आपका मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। आगे बात समझ में। अब जब इंटरेक्शन होगा कैसे होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। अब हम थोड़ा सा न्यूट्रोफिल्स के बारे में देख लेते हैं। अब ये जो एंटीजन सर्कुलेट होकर कहां पर पहुंच गया बेटा आपका, लिम्फ नोड के अंदर, और यहां पर उसको मिलेंगी, यहां पर उसको मिलेंगी बेटा, यहां पर मिलेंगी उसको बी लिम्फोसाइट्स। क्या मिलेंगे बेटा, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक, चलिए, तो ये आपकी हो गई बी लिम्फोसाइट्स। देखो दोनों ही इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये क्या है आपकी बी लिम्फोसाइट, ये वाली क्या है आपकी बी लिम्फोसाइट्स। इसको भी लिख देता हूं मैं। अभी वापस जब एक्सप्लेन करूंगा पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्या है आपकी बी लिम्फोसाइट्स। आगे बात समझ में। और बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी रिसेप्टर होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा MHC2। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बी सेल के ऊपर भी, हाँ बी सेल के ऊपर भी क्या होता है आपका MHC2 होता है। और ये एंटीजन इसके ऊपर आकर बेटा क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इसके ऊपर आके बाइंड हो गया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब ये बी लिम्फोसाइट को अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब एंटीजन इसके ऊपर आके बाइंड हो जाएगा तो अब इसको हम लोग बोलेंगे, जब बी लिम्फोसाइट के ऊपर ये एंटीजन आके बाइंड हो जाएगा,
लिम्फ नोड में, तो क्या हो जाएगा, अब बी लिम्फोसाइट को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स। इसको और डिटेल में पढ़ोगे जब आप लोग एमबीबीएस में पहुंच जाओगे, तो इसको और डिटेल में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से इनका इंटरेक्शन होता होगा। ठीक बच्चों, तो अब मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। हुआ, एंटीजन ने पैथोजन ने एंटर किया, सारे क्या कहते हैं बैरियर्स को क्रॉस करके, जब इसका सेलुलर बैरियर से इसका सामना हुआ तो क्या हुआ, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के बाद ये जो आपकी मैक्रोफेज होगी, वो एंटीजन को अपने सरफेस पर रिप्रेजेंट करेंगी, किसके थ्रू, वाया MHC2 रिसेप्टर, ठीक है। और इट एक्ट एज ए एंटीजन प्रिंटिंग सेल। क्यों, क्योंकि उसने मारा और मार के एंटीजन को अपने सरफेस पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग मैक्रोफेज इज ए एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स। न्यूट्रोफिल ने फैगोसाइटोसिस किया, लेकिन इसने अपने सरफेस पर एंटीजन को प्रेजेंट नहीं किया, उसको लिबरेट कर दिया इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम से होते हुए ये फ्लूइड के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा, लिम्फ के थ्रू होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा बेटा, आपका लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में पहुंचने, देखो मैक्रोफेज अपने सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट कर रखा है, एंटीजन, जिसका इंटरेक्शन किससे हुआ, नाइव टी सेल से। और ये इसने किससे इंटरेक्ट किया, बी लिम्फोसाइट से, और बी लिम्फोसाइट क्या हो गई, एक्टिवेट। अब जब ये इससे इंटरेक्शन हो जाएगा तो नाइव टी सेल्स सुनते रहना बेटा बात सुन, नाइव टी सेल, नई नवेली टी सेल्स, नाइव टी सेल्स कन्वर्टेड इनटू, देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आपको पुराना लेक्चर जरूर देख लेना चाहिए। इट इज कन्वर्टेड इनटू टी हेल्पर 1 सेल और टी हेल्पर 2 सेल्स, टी हेल्पर 2 सेल्स। आ गई बात समझ में, ठीक बच्चों। टी हेल्पर 1 सेल आगे जाकर डिफरेंशिएट हो जाएगी, बताया था मैंने, टी किलर एंड टी मेमोरी में, टी किलर एंड टी मेमोरी में। और उसने उस एंटीजन जो कि एंटर किया था, उसने उस मेमोरी को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया अपने अंदर, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। और टी हेल्पर 2 ने देखो क्या किया, ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। टी हेल्पर 2 सेल ने, यहां पर है हमारे पास, तो मैंने कलर, हाँ इसको मैंने लिया था एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक। चलिए इसको कलर वही सेम रखते हैं, एक्टिवेटेड यहां पर है आपकी एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या है बेटा आपकी, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, पूरी बात समझ में आ जाएगी, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी। ये क्या है आपकी एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स, मतलब ये एक्टिवेट हो रखी है। अब टी हेल्पर 2 सेल्स रिलीज करेंगे एक इंटरल्यूकिन, इन्होंने रिलीज किया एक इंटरल्यूकिन, जो कि आकर किस पे ऐड किया, एक्टिवेटेड बी सेल्स पे। और इस इंटरल्यूकिन को हम लोग बोलते हैं 4, इस इंटरल्यूकिन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरल्यूकिन 4। और जैसे ही इंटरल्यूकिन टी, देखो टी हेल्पर सेल देखो बी सेल को एक्टिवेट कर रही थी, क्या लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या, कि यही सेम चीज मैंने बताई थी कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट्स या स्टिमुलेट्स बी सेल, देख लो। और इसलिए अगर टी हेल्पर सेल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारी बी सेल की इम्यूनिटी है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है बेटा। और इसलिए टी हेल्पर सेल
बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। आ गई बात समझ में बेटा? तो अब ये एक्टिवेटेड जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, इनका होगा क्लोनल एक्सपेंशन। मैंने क्या बोला बेटा? क्लोनल एक्सपेंशन। मतलब अब बहुत सारे क्लोन बनेंगे इस बी लिम्फोसाइट के बेटा, क्या बनेंगे? बहुत सारे क्लोन बनेंगे। आइए हम लोग बहुत सारे यहां पर क्लोन बना लेते हैं बेटा। यहां पर बहुत सारे क्लोन बन जाएंगे। ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा? क्लोनल क्लोनल एक्सपेंशन। ये देखो, बहुत सारे क्या बन गए बेटा आपके? बहुत सारी क्या बन गई? बी लिम्फोसाइट्स बन गई। ये देखिए, ये सारा का सारा खेल कहां चल रहा है बच्चों? कहां चल रहा है बताओ? लिम्फ नोड में चल रहा है। देखो, बहुत सारी क्या बन गई? बी लिम्फोसाइट्स बन गई। ठीक, बिल्कुल सत्य वचन सर। वापस से कहानी को रिपीट करूंगा, देखो कहानी समझ में आ जाएगी तो हम लोग बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे बेटा, बिलीव मानिए। ये देखो, बहुत सारे बी लिम्फोसाइट क्या बन गए बेटा? क्लोन बन गए। बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन। ठीक, अब इसके बाद जब क्लोनल एक्सपेंशन के बाद अब क्या होगा? अब इनके ऊपर टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर 2 सेल्स एक्चुअली रिलीज करेंगे। इसके ऊपर ऐड होगा बेटा इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 6। अब देखो, मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको चीजें याद रहें कि भैया क्या 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 था। अब जब इसके ऊपर इंटरल्यूकिन 5 ऐड करेगा इस क्लोनल एक्सपेंशन पे, अब देखो आफ्टर क्लोनल एक्सपेंशन, आफ्टर क्लोनल एक्सपेंशन, आफ्टर क्लोनल एक्सपेंशन, क्लोनल एक्सपेंशन हो गया बेटा। अब होगा, अब जब इसके इन सेल्स के ऊपर जब ऐड करेगा इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन तो टेढ़ा हो गया है, वापस से लिख देता हूं इसको। आफ्टर क्लोनल एक्सपेंशन, आफ्टर क्लोनल एक्सपेंशन, अब क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अभी आ जाएगी बात समझ में क्या हुआ। लाइन आजकल मेरी थोड़ा सीधी बनना बंद हो गई है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोला बेटा कि अब इस क्लोन्स पे, अब इस क्लोन्स पे अगर इंटरल्यूकिन 5 ऐड किया, इंटरल्यूकिन 5 जब ऐड किया, ठीक है बच्चों, अगर इसके ऊपर क्या ऐड किया बेटा? इंटरल्यूकिन 5। जब इसके ऊपर बेटा इंटरल्यूकिन 5 ऐड किया तो ये बी लिम्फोसाइट्स जिनका क्लोनल एक्सपेंशन हुआ था बेटा, इट इज कन्वर्टेड इनटू, इट इज कन्वर्टेड इनटू बी मेमोरी सेल्स, बी मेमोरी सेल्स या बी मेमोरी लिम्फोसाइट्स, या बी मेमोरी लिम्फोसाइट्स लिख देता हूं, ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। बी मेमोरी लिम्फोसाइट्स, हाँ जी, बिल्कुल सत्य वचन। क्या बना दिया बेटा मैंने यहां पर? बी मेमोरी लिम्फोसाइट्स, है ना? और ये क्या करेंगे? रिटेन्स मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर, रिटेन्स, रिटेन्स मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर, रिटेन्स, रिटेन्स मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर। आ गई बात समझ में बेटा? ये जो पैथोजन जो एंटर किया था, मान लीजिए एक्स पैथोजन था,
तो ये पैथोजन की मेमोरी इस बी मेमोरी में, बी लिम्फोसाइट की मेमोरी में क्या हो गई, रिटेन हो गई। वैसे ही टी ने पहले ही रिटेन कर रखा है, ठीक है। और अगर 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 इसके ऊपर एक्ट कर दिया इंटरल्यूकिन 6, अगर इसके ऊपर कौन रिएक्ट किया बेटा, क्लोनल एक्सपेंशन पे, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, बताइए बेटा क्या, बिल्कुल सत्य वचन, ये किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, प्लाज्मा सेल्स में। वेरी गुड, देखो आ गई बात समझ में, किस में चेंज हो गई बेटा, प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती हैं बेटा, क्या बनाती हैं, सेक्रेट्स, सेक्रेट्स एंटीबॉडीज, क्या बनाती हैं बेटा, एंटीबॉडीज, ठीक है। 2000 एंटीबॉडी पर सेकेंड बना सकते हैं, क्या बात कर रहे हो सर, सही बात कर रहे हैं, 2000 एंटीबॉडी पर सेकेंड। आ गई बात समझ में। तो क्लोनल एक्सपेंशन के बाद बी सेल्स दो अलग अलग बी सेल्स में डिवाइड हुई, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोनल एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ है, क्लोनल सिलेक्शन हुआ है। तो क्लोनल एक्सपेंशन के बाद क्या होता है बेटा, क्लोनल सिलेक्शन। तो देखो यहां पर हम लोग जो लिख रहे हैं बेटा, दैट इज दैट इज दैट इज क्लोनल क्लोनल सिलेक्शन। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज का अब बहुत सारा क्या होगा बेटा, फंक्शन होगा। इन एंटीबॉडीज का बेटा बहुत सारा क्या होगा, फंक्शन होगा। आ गई बात समझ में। तो बहुत सारा ये फंक्शन करेंगे, मुझे बताइए क्या क्या फंक्शन करा सकती है बेटा, ये क्या क्या फंक्शन ये करा सकती हैं, याद करो, इसको आगे देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, आइए देखते हैं, बिल्कुल एकदम लप्पू है। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज क्या क्या कराएंगे, फंक्शंस फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, ठीक। तो पहला क्या, पहला क्या करेंगे बेटा बताइए, चलिए। तो अब हम लोग को सबसे पहला फंक्शन जो देखना है बेटा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। पढ़ा चुका हूं इसको, देखो न्यूट्रलाइजेशन, इसका मतलब अगर मान लीजिए पैथोजन कोई टॉक्सिन को रिलीज कर रहा है, मान लीजिए पैथोजन कोई टॉक्सिन को रिलीज कर रहा है, और ये मैंने टॉक्सिन बना दिया बेटा, ये मैंने टॉक्सिन्स बना दिए, तो इससे क्या करेगा, ये जितने भी एंटीबॉडीज होंगी, जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी वो क्या करेंगे, इससे जुड़ जाएंगी। देखो जुड़ रही है बेटा, जुड़ रही है। और जुड़ के क्या करेंगी, इस टॉक्सिन को क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो टॉक्सिन्स आर न्यूट्रलाइजेस बाय एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजेस बाय एंटीबॉडीज। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बेटा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, हाँ। और अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो प्रेसिपिटेशन कुड एनहेंस फैगोसाइटोसिस, हाँ, प्रेसिपिटेशन के कारण बेटा फैगोसाइटोसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुड एनहेंस, कुड
एनहेंस फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, बढ़ा सकते हैं। आइए और देखते हैं। इट कैन ऑल्सो डिपॉजिट्स इन द बॉडी टिश्यूज, ये बॉडी टिश्यूज के ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करा सकते हैं। कुड ऑल्सो डिपॉजिट्स, इट कैन ऑल्सो डिपॉजिट्स इन द बॉडी टिश्यू और कॉज हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी भी करा सकते हैं बेटा किसी चीज के लिए। ठीक है। और क्या करा सकते हैं, सेल लाइसिस, सेल लाइसिस, सेल लाइसिस, सेल लाइसिस विद द हेल्प ऑफ, ये जो पैथोजन बेटा जो हमारी बॉडी में एंटर किया है उसका वो जो सेल्स हैं उसको लाइसिस करा सकते हैं। और कैसे करा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हाँ बेटा, एक सिस्टम और होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेटा, और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। जब कभी आप पहुंच जाएंगे एमबीबीएस में तो इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। तो देखिए कितना अच्छा है, देखो एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर दे रही है और फैगोसाइटोसिस को भी इंक्रीज कर रही है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी को भी करा सकता है, और भी फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर सकती है, सेल का लाइसिस करा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा, सुनो किस तरीके से फैगोसाइटोसिस में कराएगा। इधर देखो, जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमको मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गया। आपने कभी क्लंपिंग पढ़ा होगा, क्लंपिंग। ये मान लीजिए मैंने क्या बना दी बेटा, बहुत सारी आरबीसी बना दी, बहुत सारी क्या बना दी, आरबीसी बना दी। आरबीसी में क्या, आरबीसी में बेटा क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंटीबॉडी हो गई, एक ये एंटीबॉडी हो गई, और एक ये एंटीबॉडी हो गई। आगे बात समझ में, तीनों क्या है बेटा आपकी एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये आपकी क्या है, आरबीसीज। ये क्या है बेटा आपकी आरबीसीज, आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसल्स। अब कभी मान लीजिए मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो सिंपल सी बात है वो एंटीजन हमारी बॉडी में नहीं है, मतलब कि वो फॉरेन की तरह काम करेगा। हमारी बॉडी में जैसे ही फॉरेन एंटीजन एंटर करेगा, हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, और इन सेल्स को क्या करने लगेंगे बेटा, हम लोग डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। इसी को आपने क्या बोला था, क्लंपिंग। क्या हो गई, एक जगह आरबीसी का क्या हो गया, क्लंप बन गया, इकट्ठा हो गई। कैसे, देखो सारी एंटीबॉडीज जुड़कर आरबीसी को एक जगह इकट्ठा कर ली, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। और फिर क्या करेगा, अब मैक्रोफेज आएगी, जी हां मैक्रोफेज आएगी बेटा, और इसको क्या करेगी, इनगल्फ कर लेगी। ये क्या है आपकी मैक्रोफेज। तो मुझे बताइए, अगर मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हुआ तो क्या होगा, एनीमिया भी होगा, है ना। और बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होता है बेटा, वो आप पढ़ेंगे कभी जाकर। ठीक है, जब कभी मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा 11th में, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। अब मान लीजिए मैंने कोई और पैथोजन की बात की, मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये पैथोजन है बेटा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पैथोजन के ऊपर क्या है, एंटीजन। अभी इतना बेटा ये खूबसूरत नहीं है एंटीजन,
इतना पैथोजन ये क्या नहीं है, खूबसूरत नहीं है। तो मैक्रोफेज जो होगी इसको खाना पसंद नहीं करेगी। लेकिन क्या हो, अगर हम इसके ऊपर टॉपिंग कर दे, अगर इसके ऊपर हम लोग एंटीबॉडीज की एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दें, देखो अगर हमने इसके ऊपर एंटीबॉडीज की एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दी तो देखो अब ये कितना सुंदर हो गया। और सुंदर बनने के बाद अब इसको मैक्रोफेज बोलेगी, हाँ अब मैं खा लूंगी इसको, अब मैं क्या इसको खा सकती हूं। इसका मतलब क्या है, इसने कुड एनहेंस फैगोसाइटोसिस। देखो एंटीबॉडीज ने फैगोसाइटोसिस को भी एनहेंस किया बेटा, ये भी क्या है आपकी मैक्रोफेज। आ गई बात समझ में, तो देखो ये भी हो गया। ठीक, और बताइए और कैसे, और भी देखो सेम सेम चीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की मैंने बात की बेटा, वो भी फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कराता है। ये देखिए ये भी आपका पैथोजन है, और वो और एक्स्ट्रा टॉपिंग करा देगा बेटा। ये देखिए ये मैंने क्या बना दिया आपका एंटीजेंस, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या जोड़ दिए बेटा, आपके एंटीबॉडीज। ठीक है, और इनके ऊपर, बिल्कुल इनके ऊपर हम लोग क्या जोड़ देंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो और भी जुड़ जाएंगे, तो ये और एक्स्ट्रा टॉपिक हो गई। इसका मतलब मैक्रोफेज को और खाना इसमें पसंद आएगा, कि देखो और एक्स्ट्रा टॉपिंग्स हो गई, इसको भी ये खा जाएगा। ये भी क्या है आपका मैक्रोफेज। आ गई बात समझ में बच्चों, आ गई बात समझ में। ठीक, तो देखो ये एंटीबॉडीज, देखो पूरा काम देखो, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज ये कब होता है, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन। ये देखो मैं 11th ला रहा हूं बेटा, यहां पर 11th ला रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें ए टू जेड समझ में आ जाए। ये देखो ये कब होगा, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आ गई बात समझ में बेटा, आ गई बात समझ में। तो अब देखिए, अब जो हम लोग ने पढ़ा उसको वापस से रिपीट करते हैं। बिल्कुल देखो लप्पू है बेटा, बिल्कुल लप्पू है। 2 मिनट में पानी पीने दो बेटा। चलिए, तो मैंने क्या बोला, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे, एंटीजन। सुनते रहना बात ध्यान से। क्या टाइम हुआ, हाँ टाइम है, टाइम है, टाइम है। देखो मैंने 1 घंटा लेके चला था, 1 घंटे में देखो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया एकदम इत्मीनान से। मैंने क्या बोला, कोई पैथोजन है जो हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको एनाटॉमिकल बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर किससे सामना होगा बेटा, सेलुलर बैरियर से। जब सेलुलर बैरियर से सामना होगा तो इंटरस्टिशियम में सामना होगा बेटा, फैगोसाइटोसिस वगैरह का काम होगा। कब होगा, जब इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 सेल्स हैं बेटा, इसको मैंने क्या बोला है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। और ये वाली सेल्स मैंने क्या बोल रखा है बेटा, आपका न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब इन ये दोनों क्या करेंगी, आपका फैगोसाइटोसिस करेंगी। फैगोसाइटोसिस करने के बाद, फैगोसाइटोसिस करने के बाद इंटरस्टिशियम में ये मैक्रोफेज एंटीजन को अपने सरफेस पर क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन न्यूट्रोफिल एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये इसको इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देगी एंटीजेंस को। ये देखो इन्होंने क्या किया, फैगोसाइटोसिस किया। आफ्टर फैगोसाइटोसिस, आफ्टर फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेज रिप्रेजेंट एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द, ऑन देयर सरफेस। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना बेटा ना करना पड़े। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिख देता हूं, आफ्टर, आफ्टर फैगोसाइटोसिस, आफ्टर फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेज, आफ्टर फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेज represents, represent, represent antigen, antigen on their surface, on their
सरफेस वाया वाया वाया, इसको भी लिख देता हूं, वाया वाया MHC2 रिसेप्टर, वाया MHC2। आगे बात समझ में। MHC का फुल फॉर्म क्या है बेटा आपका? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ठीक है, और न्यूट्रोफिल ने क्या किया? न्यूट्रोफिल ने क्या किया ये भी लिख देते हैं। न्यूट्रोफिल ने क्या किया? आफ्टर फैगोसाइटोसिस, आफ्टर फैगोसाइटोसिस, आफ्टर फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल releases antigen into the interstitium। इंटरस्टिशियम में क्या किया बेटा? इसको क्या किया? रिलीज कर दिया। अब इसको कौन ले जाएगा? लिम्फ नोड तक कौन ले जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल से ये कहां पर पहुंच जाएंगे? लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड क्या है आपका? लिम्फ नोड बेटा है आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये भी बात मुझे समझ में आती है, ये भी बात मुझे समझ में आती है कि लिम्फ नोड क्या है आपका? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो हर एक चीज बेटा मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये लिम्फ नोड में किसके थ्रू पहुंचे होंगे? किसके थ्रू पहुंचे होंगे बेटा? लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू पहुंचे होंगे। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा लिम्फेटिक सिस्टम, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको बात समझ में आई होगी बेटा। लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये कहां पर पहुंच जाएंगे? आपके लिम्फ नोड में पहुंच जाएंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। और वहीं पर कौन इंतजार कर रहा है? लिम्फ नोड्स में क्या होती हैं? बताया था क्या? आपकी बी और टी लिम्फोसाइट्स। यहां तक इससे पहले तक क्या था आपका? इनेट इम्यूनिटी। और यहां पर क्या मिलेंगी? आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पार्टिसिपेट करने वाली टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल से जब इंटरेक्शन होगा किसका? मैक्रोफेज का। ये सेल कौन सी थी आपकी? नई नवेली टी सेल। अभी ये टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी, टी साइटोटॉक्सिक में या टी सप्रेशन में कन्वर्जन इसका नहीं हुआ है। जब इंटरेक्शन होगा, ठीक है, किससे? मैक्रोफेज से, तब कुछ होगा। और यहां पर जैसे ही ये एंटीजन बी लिम्फोसाइट से जुड़ा एंड ये बी लिम्फोसाइट क्या हो गई? आपकी एक्टिवेट हो गई। बीच में एक स्टेप और आता है जिसको मैं खा गया हूं, आप इसको एमबीबीएस में पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? अब क्या होगा बेटा? अब नाइव टी सेल्स जो थी, जो आपकी नई नवेली टी सेल्स थी, इन्होंने दो सेल बनाया, टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2। इनके बीच में भी बेटा नाइव टी सेल्स के ऊपर बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स भी ऐड करते हैं। ये सारा पढ़ेंगे, इतना इजी नहीं है, सबको आपको एमबीबीएस में पढ़ना है बेटा, ठीक है। लेकिन ये कहानी अगर समझ में आ गई, बिलीव मानिए आपका इम्यूनोलॉजी मुट्ठी में है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब टी हेल्पर 1 किसमें चेंज हो गई? टी किलर और टी मेमोरी में। और टी हेल्पर 2 सेल ने इंटरल्यूकिन 4 रिलीज किया। जैसे ही 4 रिलीज किया, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट किसमें कन्वर्ट हो गई? सॉरी, मतलब क्या हो गया बेटा? क्लोनल एक्सपेंशन, मतलब बहुत सारे ये इसमें चेंज हो गई। ये सारा काम कहां चल रहा है बेटा? आपका लिम्फ नोड में चल रहा है। अब इसके ऊपर कौन ऐड करेगा? क्लोन, जो बहुत सारी जो क्लोन्स बन गए हैं, इसके ऊपर इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 6 ऐड करेगा। जब इंटरल्यूकिन 5 ऐड किया तो बी मेमोरी बन गई, इंटरल्यूकिन 6 ऐड किया तो प्लाज्मा सेल्स बन गई। और प्लाज्मा सेल्स ने क्या रिलीज किया? आपका एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज ही तो मेन काम बेटा करने वाले हैं। देखो क्या किया इन्होंने? न्यूट्रलाइजेशन किया। इन्होंने क्या किया बेटा? आपका न्यूट्रलाइजेशन किया, बिल्कुल सही बात। प्रेसिपिटेशन किया, बिल्कुल सही बात, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी भी कराई बेटा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सेल लाइसिस किया, बिल्कुल सही बात। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है। तो ये सारा काम किसने किया? आपका एंटीबॉडीज ने किया, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बताया आपको?
यहां पर मैंने क्या बताया बेटा कि अगर कभी मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसको हमने बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो बी एंटीजन तो हमारे शरीर में है नहीं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है और मेरे ऊपर ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, तो क्या हो गया, अब ए एंटीजन जो है, जो आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन था, वो तो हमारी बॉडी में है नहीं, तो वो हमारे लिए कैसा होगा, फॉरेन हो गया। अब मेरी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। आ गई बात समझ में? और एंटीबॉडीज बनेगा तो क्या हो गई बेटा, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसको आपने क्या बोला, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। देखो मैक्रोफेज, ठीक है, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बेटा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है बेटा, सडन रीनल फेलियर हो सकता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है बेटा। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर, बिलीव मानिए, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है बेटा, मतलब कि किडनी काम करना बंद कर सकती है बेटा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। और ठीक बच्चों, आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई क्या बेटा आपको? आ गई बच्ची बात समझ में? ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि एक्यूट रीनल फेलियर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है बेटा। और डेथ हो सकती है पेशेंट की अगर मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो जाए बेटा, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या हुआ बेटा, ये पैथोजन था और पैथोजन के ऊपर एंटीबॉडीज आकर आ गई, हो गई, इकट्ठा हो गई, डिपोजिट हो गई, तो क्या हुआ, इसने फैगोसाइटोसिस को एनहेंस किया, ठीक है। तो एनहेंसेस द फैगोसाइटोसिस, यहां पर लिख सकता हूं, एनहेंसेस फैगोसाइटोसिस। आप देख रहे हैं किस तरीके से फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज किया जा रहा है बेटा, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये जो मैंने बना रखा है बेटा, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी काम क्या है, ये फैगोसाइटोसिस को क्या कराता है बेटा, आपका इंक्रीज कराता है। आगे बात समझ में? इसने भी क्या किया, एनहेंसेस फैगो। तो कुल मिलाकर आपको एंटीबॉडीज का काम याद रखना है कि इट एनहेंसेस फैगोसाइटोसिस। आगे बच्चे बात समझ में? ठीक है बेटा। तो ये पूरी कहानी अगर समझ में आ गई बेटा, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझने में कोई भी देरी नहीं होगी बेटा। आगे बात समझ में? ठीक बच्चों, चलिए तो ये वाला लेक्चर बेटा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो चीज मैंने आपको बताया है वो पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब याद रखिएगा एक पॉइंट और लास्ट में मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होती है, कोऑपरेटिविटी, ठीक है। याद कीजिएगा इंटरस्टिशन तक क्या रहेगा, इन्नेट इम्यूनिटी, और लिम्फ नोड में जो भी होगा बेटा वो क्या होगा, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। किस तरीके से एंटीबॉडी मेडिटेट हुई, किस तरीके से क्या हुई, याद रखिएगा कि जो आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं बेटा, वो आपका इन्नेट और एक्वायर्ड में क्या कराती हैं, एक कोऑपरेटिविटी का काम करती हैं। इसका मतलब इन्नेट को एक्वायर्ड से जोड़ने का काम कौन करती है बेटा, आपकी मैक्रोफेजेस जोड़ने, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात अगर हम करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये मैंने पहले बता रखा है बेटा, तीन होती हैं, तीन सेल्स होती हैं बेटा, बताइए क्या होती हैं। एक तो मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, आ गई बात समझ में। दूसरी क्या होती है बेटा आपकी, क्या होती है, बी सेल्स भी होती हैं। और तीसरी क्या होती है बेटा आपकी, डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक डेंड्राइटिक सेल्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स। आ गई बात समझ बच्चों? चलिए, तो
इनको याद रखिएगा लिम्फोसाइट डायरेक्टली एंटीजन को या पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स की तरफ एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स, ये जो एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स होती है ये करती क्या है बेटा? एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स आपका लिंक करती हैं, किसको लिंक करती हैं? लिंक करती हैं इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। चलिए बेटा, तो अब हमको समझ में आ गया चीजें, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बेटा, और अगली क्लास में मैं इसको रिपीट भी करूंगा, इसको तब तक पढ़ के आइए, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी मैं इसको वापस से एक बार रिपीट करूंगा, आप इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो अब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए और बेटा मस्त रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।